नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक इस वक्त लगातार जारी है। आपको बता दें कि सचिवालय में अहम बैठक ये इस वक्त चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो इस वक्त सचिवालय में चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। सीबीआई जांच पर सरकार के सहयोगियों से सीएम राय ले सकते हैं। इसके अलावा यूके एसएससी की रुकी भर्ती परीक्षाओं पर भी फैसला लिया जा सकता है। साथ ही समूह ग की परीक्षाएं यूके पीएससी से कराने पर भी फैसला हो सकता है आज इस बैठक में। साथ ही भू कानून की रिपोर्ट पर भी कैबिनेट में मोहर लग सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो इस वक्त लगातार जारी है। सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस बैठक में 2 मंत्री मौजूद नहीं है, उसके अलावा बाकी सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद है। सीबीआई जांच पर सरकार के सहयोगियों से सीएम पुष्कर सिंह धामी राय ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में कैबिनेट की इस बैठक को लेकर? कई चीजों पर फैसला लिया जा सकता है आज इस बैठक में। जी बिल्कुल, देखिए कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। हालांकि इस कैबिनेट बैठक में जो मेरी जानकारी है 4 मंत्री नहीं है। मंत्री रेखा अहमदाबाद जा चुकी हैं। 2 मंत्री सतपाल महाराज और चंदन रामदास बेंगलोर में है जी। और मंत्री धन सिंह रावत कर्नाटक में बताए जा रहे हैं। तो सौरभ बहुगुणा और गणेश जोशी समेत मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं कैबिनेट में और कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। आज की कैबिनेट बैठक में प्रमुख रूप से जो मेरी जानकारी है, सरकार यूके एसएससी पेपर लीक मामले में क्या करा के लिए वो कैबिनेट में डिस्कस कर सकती है। दूसरा, जो रिक्त पद अब बचे हैं, क्योंकि राज्य में बेरोजगारी और नौकरियों के मामले पर आंदोलन की स्थिति है, इनको देखते हुए सरकार इसे लोक सेवा आयोग जो राज्य का है हरिद्वार में, उनसे कराने पर निर्णय ले सकती है। और जो बीते दिनों भू कानून कमेटी की रिपोर्ट सरकार को मिली है, उसको भी कैबिनेट में लाया जा सकता है और इस पर भी निर्णय हो सकता है। इसके अलावा भी करीब 15 बिंदु कैबिनेट में बताए जा रहे हैं जिन पर डिस्कशन हो रहा है। जी, आज जिस तरीके से देखा जाए तो काफी देर इस बैठक को हो चुकी है। अभी और उम्मीद कितनी लगाई जा रही है, कितनी देर और ये बैठक चल सकती है? जी, एक अनुमान के मुताबिक करीब आधा घंटे, करीब 40 मिनट बैठक अभी और चल सकती है, क्योंकि कई बिंदुओं पर एक बृहद डिस्कशन, एक बड़ा डिस्कशन जारी है। जी, आज जिस तरीके से ये बैठक इस वक्त लगातार जारी है और इसमें अगर मुद्दों की बात करें तो कई सारे अहम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा हो सकती है इस बैठक में। यूके एसएससी को लेकर भी चर्चा इस बैठक में संभव है, जहां पर अपने सहयोगियों से चर्चा कर सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले बताया, यूके एसएससी में यूं तो एसटीएफ जांच कर रही है, पर एक मांग उठ रही है कि सीबीआई जांच हो और इस पर आंदोलन भी हो रहे हैं, तो इसको लेकर भी सरकार डिस्कस कर सकती है। क्योंकि सरकार ने प्रयास तो ये किया कि यूके एसएससी में जो गड़बड़ हुई वो ठीक हो, एक प्रयास करके, पर उसका मैसेज ये आ रहा है कि सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। तो इसलिए कैबिनेट में ये मामला डिस्कस हो सकता है और भू कानून कमेटी की जो रिपोर्ट सरकार को मिली है वो भी डिस्कशन में आ सकता है कि हिमाचल से भी बेहतर कानून उत्तराखंड में कैसे हो, जमीनों का बेजा इस्तेमाल ना हो, जिस प्रयोजन के लिए जो जमीन ली जाए उसका उसी प्रयोजन में इस्तेमाल हो। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। और चलिए इसी के साथ देवभूमि में खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमालय दिवस के अवसर पर परमार्थ निकेतन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने हिमालय सुरक्षा, नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने की घोषणा की है। कमेटी सर्वे के बाद में जो भी रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेगी, उसके आधार पर हिमालय संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण, नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए भी सरकार विशेष रूप से काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी ही हिमालय से लगते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हिमालय संरक्षण की दिशा में बेहतर कदम उठाने के लिए भी आमंत्रित किया जाएगा। एक बड़ा सम्मेलन आयोजित कर इस संबंध में गहन विचार विमर्श भी होगा। रूप से जहां उत्तराखंड राज्य हिमालय में आता है, उसके साथ साथ अनेकों हिमालयन राज्य हैं, वो पूरे देश को सभी जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसके माध्यम से उपलब्ध कराने का काम करते हैं। इसलिए हमने तय किया है कि हम इसके लिए एक कमेटी बनाएंगे
एक मॉनिटरिंग कमेटी जो हिमालय संरक्षण के क्षेत्र में, पौधारोपण के क्षेत्र में, नदियों के पुनर्जीवन में, पानी के जो स्रोत सूख रहे हैं उन स्रोतों के पुनर्जीवन के बारे में लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार उस पर काम करेंगे और अगले वर्षों में हम कोशिश करेंगे कि सभी हिमालयन राज्यों का हम कोई सम्मेलन उत्तराखंड राज्य के अंदर करें, जिससे कि हिमालयन राज्यों के बारे में और चर्चा हो। वहीं हिमालय संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार गंभीर दिखाई दे रही है और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय सुरक्षा, नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने की भी घोषणा की है। कमेटी सर्वे करने के बाद जो भी रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेगी, उसके आधार पर हिमालय संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण, नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए सरकार विशेष रूप से काम करेगी। हिमालय दिवस है, जहाँ हमारे स्रोत हैं, हमारे संसाधन हैं, तमाम जो हमारी संपदाएं हैं, वो संपदाएं हमारे लिए केवल दोहन की वस्तु न बने, उनका सदुपयोग हो, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में तारतम्य हो, उसको लेकर हम लोग हिमालय दिवस मना रहे हैं। क्योंकि हिमालय बचेगा तो सारी पृथ्वी बचेगी, सारी पृथ्वी के जल स्रोत हों, चाहे हमारे आज वनस्पति हो, सारी की सारी हिमालय से संबंध है। इसलिए हम लोग आज हिमालय दिवस के अवसर पर संकल्प लेते हैं कि हिमालय को बचाएंगे और इसके संरक्षण के लिए जो भी होगा। वहीं उत्तराखंड सरकार कॉमन सिविल कोड के मसले पर अब आगे बढ़ चली है और मामले में गठित कमेटी ने अब पोर्टल शुरू करते हुए सभी से राय मांगी है। इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य सरकार बहुत जल्द सभी की राय के साथ सभी हितधारकों की मंशा के अनुरूप कॉमन सिविल कोड पर काम कर रही है और इसे जल्द लागू कर लिया जाएगा। सभी के सुझाव मांगे हैं, आम जनता के सुझाव मांगे हैं, बहुत सारे हितधारकों के सुझाव मांगे हैं। ट्राइबल्स के क्षेत्रों में भी कमेटी जाएगी और वहाँ पर अलग अलग तरीके से उनसे सारे सुझाव लेगी और ये जो हमारा समान नागरिक संहिता का कानून है, उसको बनाने के लिए सबकी सहभागिता और सबको मिलाकर जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सभी के सुझाव मांगे हैं, आम जनता के सुझाव मांगे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों की खेल में मिलने वाली धनराशि को दोगुना करने पर बयान देते हुए कहा कि राज्य के खिलाड़ियों को और मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार चाहती है कि उत्तराखंड के खिलाड़ी देश और विदेश में नाम रोशन करें। खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे खिलाड़ी, हमारे बेटे, हमारे बेटियां, हमारे बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में जाएं और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, उत्तराखंड के लिए और देश के लिए पदक जीतें। इसलिए हमने इस प्रोत्साहन राशि। वहीं उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने विभिन्न खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार की राशि बढ़ा दी है। शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर पुरस्कार के रूप में 2 करोड़ और ओलंपिक में प्रतिभाग करने पर 50 लाख की धनराशि दी जाएगी। विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने इसका आदेश जारी किया है, तो वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने इस पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। खेल मंत्री के मुताबिक इस व्यवस्था से राज्य की प्रतिभाएं और चमकेंगी। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी खिलाड़ी उदीयमान उन्नयन योजना हम लोगों ने प्रारंभ करी, जो कि खेल के प्रति एक गंभीर प्रयास है। 8 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है हम लोग खेल छात्रवृत्ति से आच्छादित करते हुए उनको खेल के दृष्टिकोण से हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से अभी हमने 14 से लेकर 23 साल तक के बच्चों को भी जो है हमने खेल छात्रवृत्ति देने का एक जियो हम लोगों ने जारी किया है। उसका भी बहुत जल्दी कार्यक्रम के माध्यम से जन संदेश जो है वो देने का काम रहेगा, ताकि जो है हमारे 14 से 23 वर्ष के बच्चे भी जो है खेल के परिप्रेक्ष्य में 8 से लेकर 14, 14 से लेकर 23 खिलाड़ियों के रूप में जो हम अच्छे से उत्तराखंड को डेवलप कर सके। तो ये लगातार प्रयास है कि खेल विभाग खिलाड़ियों को भी और आने वाले समय में जो है जो भी पदक विजेता है उनको सम्मान भी दोनों को जो है सुनिश्चित कर रहा है। अच्छे कोचेस उपलब्ध करा के उनके खेल के क्षेत्र में उनके भविष्य को हम लोग सुनिश्चित करने जा रहे हैं, ताकि उत्तराखंड का नाम रोशन हो। यह बताता है कि सरकार गंभीरता से जो है खिलाड़ियों के हित में उनके प्रशिक्षणकर्ता के रूप में जो है अच्छे कोचेस उनको उपलब्ध करा सके, चाहे वो हरियाणा के लेके आना पड़े अथवा उड़ीसा के लेके आना पड़े। जो जिस क्षेत्र में बेहतर हमारे कोचेस होंगे, हमारी सरकार उनको लाने का काम करेगी और बच्चों को प्रशिक्षित करेगी। जिस प्रकार वहीं उधम सिंह नगर के सितारगंज स्थित केंद्रीय कारागार में औचक निरीक्षण में कारागार के मैदान में खुदाई के दौरान 60 मोबाइल, बैटरी और चार्जर बरामद हुए।
जिसके बाद जेल अधीक्षक की तहरीर पर सितारगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। घटना के बाद जेल प्रशासन और जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जेल अधीक्षक अनुराग मलिक ने सितारगंज कोतवाली में अज्ञात कैदियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। पुलिस ने जेल अधीक्षक की तहरीर में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर ली है। और वहीं राजभवन में शुक्रवार को पिथौरागढ़ जिला प्रशासन एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा बेडू के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि बेडू के उत्पादों को लोकल से ग्लोबल तक पहुंचाने के प्रयास करने होंगे। इसके लिए उत्पादों की पैकेजिंग व ब्रांडिंग के लिए भी कार्य किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्पादों की पैकेजिंग को विश्व स्तरीय बनाने के प्रयास करने होंगे, जिससे इसकी देश विदेश में मांग बढ़ सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में जिला प्रशासन पिथौरागढ़ द्वारा बेडू के उत्पादों का जिक्र किया गया, जो सभी के लिए गर्व की बात है। आज पिथौरागढ़ के जिला प्रशासन, सेल्फ हेल्प ग्रुप और महिलाओं ने राजभवन के अंदर में अपने बेडू के उत्पादन को प्रदर्शित किया और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मेहनत से अंजीर को ये रूप दिया है जो जैम, स्कॉच, चटनी, सॉसेज के रूप में है। और ये जो लोकल प्रोडक्ट है ये एक्चुअली आने वाले समय में एक ग्लोबल डिमांड बन जाएगा, क्योंकि इस फल का जो विटामिन, खनिज और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है, जो इम्यूनिटी देता है, वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। एक तो बात खास है कि हिमालय का ये जो बेडू उत्पादन है ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वरदान है। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने मन की बात के संबोधन में कहा था इसके बारे में, और उसके बाद तो इसकी डिमांड एकदम। यूके एसएससी पेपर लीक केस में अब तक 35 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस मामले का मास्टरमाइंड सैयद मूसा अभी तक फरार है। सूत्र बताते हैं कि सैयद मूसा साल 2015 से ही पेपर लीक के कामकाज में शामिल हो गया था और वो अपने पास कोई फोन भी नहीं रखता, ना ही किसी से अपनी जानकारी साझा करता है। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि आरोपी शातिर है और उसकी तलाश के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत जल्द ही उसे अरेस्ट भी किया जाएगा। बता दें कि सैयद मूसा का साथी योगेश्वर राव भी इस वक्त फरार है, जिस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। पेपर लीक कराने का में मतलब बड़ा रोल मूसा का है। बाकी जो आपने देखा ना, हमारे जो 4-5 एरिया वाइज बड़े माफिया हैं सामने, वो लोग अपने अपने क्षेत्र से लोगों को इकट्ठा करते थे, पर कोई ना कोई पेपर लीक कराएगा, वो बड़ा काम है ना, तो उसमें इसका रोल है। बाकी तो गिरफ्तारी के बाद ही पता चले। हमने टीमें बना दी हैं एसटीएफ की, वो पहले से प्रयास कर रही हैं। जब वो हाथ नहीं आया है तभी हमने जो इनाम घोषित किया है, और फिर इनाम की राशि भी बढ़ाई है, जिससे कि दूसरे लोग भी मोटिवेटेड हों, यूपी पुलिस भी हमें कोऑपरेट करे। तो हमारे सभी तरह के प्रयास चल रहे हैं, और नहीं आएगा तो फिर उसकी संपत्ति कुर्की की भी कार्रवाई कोर्ट के माध्यम। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करने की मांग लगातार उठने लगी है और इससे पहले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आयोग को भंग करने की बात कही थी। वहीं अब इस मामले में एक और नाम जुड़ गया है। अब मंत्री गणेश जोशी ने भी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करने की मांग सरकार से की है। गणेश जोशी ने कहा कि जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड इस आयोग का रहा है, लगातार गिरफ्तारी हो रही है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि इसका भंग होना और सरकार लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां कराई जाएं, जिससे को न्याय मिले। जिस प्रकार से चयन सेवा आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो इसके लिए उसका भंग करना मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, उसको भंग होना बहुत जरूरी है और लोक सेवा के माध्यम से भर्ती हो, ताकि यहाँ के युवाओं को के साथ अन्याय न हो और उनका उसकी योग्यता का लाभ मिले। क्या आपको लगता है युवाओं को फिर रोजगार भी मिल जाएगा? बिल्कुल, निश्चित ही, और उसके लिए उन्होंने कहा कि तुरंत इसमें तेजी से काम होना चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रकार मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं हमारे नौजवान। वहीं युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए समय समय पर सेवा योजन विभाग की ओर से रोजगार मेले लगाए जाते हैं और इसी कड़ी में देहरादून में सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 40 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। रोजगार मेले में पहुंचे युवाओं ने इस तरह के आयोजन को सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए एक बड़ी पहल कर रही है।
के दिशा निर्देशों के क्रम में आज क्षेत्रीय सेवाजन कार्यालय देहरादून में एक जॉब फेयर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि लगभग 10 से 12 सेक्टर्स की 45 कंपनियां, जिसमें कि लगभग 5 से 10 MNC स्तर की भी हैं, प्रतिभाग कर रही हैं और बच्चों को लगभग 1500 जॉब वैकेंसीज ओपन की गई हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स या जो भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ आ रहे हैं उन्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑप्शंस अभी। सर इसमें दामी सर की काफ़ी उपलब्धि है सर, इसमें 1600 के आसपास वैकेंसी है, काफ़ी कंपनी आ रखी है सर। इसमें SBM है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं और मार्केट सेल्स कंपनियाँ और इंडस्ट्री लेवल की भी कंपनी है, काफ़ी अलग अलग सेक्टर में कंपनी आई हुई है सर। ये योगदान काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बच्चे आ रखे हैं यहाँ पे और बहुतों को उम्मीदें हैं इससे कि रोज़गार से उन्हें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी। मेरे हिसाब से देखा जाए तो बहुत सही सरकार की जो मुहिम है सही चलाई जा रही है बेरोजगारों के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है देश में और अपने राज्य में भी, तो ये होते रहने चाहिए। और बाकी मुझे लगता है ठीक है कि 2-2 महीने में शायद हो रहे, इससे पहले भी 2 महीने पहले हुआ था, अभी भी है शायद इसके बाद। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। एक कार गहरी खाई में गिर गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कार सवार लोग मुंबई के रहने वाले थे। गंभीर घायलों को अस्पताल में एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया। कार सवार सभी लोग बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। सभी लोग मुंबई के रहने वाले हैं, जबकि कार चालक रविंद्र सिंह उखीमठ रुद्रप्रयाग का रहने वाला है और उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने के लिए अभियान चलाने जा रहा है और वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स की माने तो जल्द ही अवैध संपत्तियों को गिराने के लिए बुलडोजर चलेगा। शादाब शम्स का कहना है कि ये संपत्तियां अल्पसंख्यक समाज के उन गरीब बच्चों की है जिनके भविष्य सुधारने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड पर है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है तो उसके खिलाफ धामी सरकार का बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। कह सकता हूं कि 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की हैं और वो गरीब बच्चों का अधिकार है। उसमें बहुत ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे और बहुत ताकत के साथ जितना अवैध अतिक्रमण वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे हुआ है उसे हटाने का काम करेंगे और अब धामी का बुलडोजर आपको। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा लगातार जारी है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम में शुमार केदारनाथ धाम में इस बार नया रिकॉर्ड बन चुका है। बीते 6 मई से अभी तक 11 लाख यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं और वहीं बता दें कि साल 2019 में 10 लाख यात्री 6 माह के दौरान केदारनाथ पहुंचे थे, लेकिन इस बार की यात्रा ने पुराने सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया। अभी भी 1.5 माह की यात्रा बाकी है और ऐसे में केदारनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या का आंकड़ा 13 लाख पार पहुंचने की उम्मीद है। शुरुआती चरण में कुछ व्यवस्थाएं तो गड़बड़ाई, लेकिन जिला प्रशासन ने तेजी से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया, जिसके बाद लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ती गई और यात्री आते रहे। यात्रियों के अत्यधिक संख्या में पहुंचने से स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। जब मई में केदारनाथ यात्रा शुरू हुई थी तो उस समय रुद्रप्रयाग में मयूर दीक्षित नए जिलाधिकारी बनकर आए थे और उनके सामने बड़ी चुनौती केदारनाथ यात्रा का सफल संचालन करना था। यात्रा के शुरुआती चरणों में दिक्कतें बहुत थी, लेकिन प्रशासन ने धीरे धीरे इन कमियों से पार पा लिया और जिसका नतीजा ये रहा कि आज रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंचे हैं। प्रशासन की ओर से केदारनाथ यात्रा में विशेष तौर पर स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। स्वच्छता को लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से यात्रा मार्ग पर प्रतिबंध किया गया है। साथ ही QR की प्लास्टिक बोतल ही यात्रा में यूज करने को कहा गया है, जिससे इन बोतलों को यात्रा करने के बाद वापस लाने पर 10 रुपए इनाम भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही टोकन सिस्टम भी किया गया, जिससे ये तीर्थयात्री लाइन में ना लगकर अपनी बारी आने पर बाबा केदार के दर्शन के लिए जा सके। देखिए 2020-21 में कोविड की वजह से जो यात्रा प्रभावित थी, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इस बार काफ़ी ज़्यादा यात्री आएंगे और अभी यात्रा में भी करीबन 1.5 महीना और बचा है और यात्रियों की जो संख्या है वो 11 लाख पहुँच कर चुकी है और आने वाले समय में जैसा रजिस्ट्रेशन एंड बुकिंग्स है उसको देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि यात्रा की संख्या भी और बढ़ेगी। तो उसी हिसाब से हमने अपनी तैयारियां दुरुस्त की हैं। लगातार हमारी जो ट्रैक मार्ग की रिपेयरिंग है, रेलिंग्स हैं, पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, उसको मेंटेन कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और हमारे सेक्टर ऑफिसर्स, प्रशासनिक अधिकारी, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि यात्रा सुगम और सुचारू रहे। 126 दिन की यात्रा में क्या कुछ चुनौती पहुँचा?
देखिए तकरीबन हमारी 4 महीने की जो यात्रा हुई है उसमें कई चुनौतियां हमने देखी, जिसमें क्राउड कंट्रोल था शुरू में जब बहुत ज़्यादा भीड़ आई थी। तो हमारे गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक सभी यात्रियों के लिए हमें सुचारू रखने के लिए काफ़ी हमने फोर्सेज लगाई। दूसरा हमें ये सुनिश्चित करना था कि हमारी यात्रा जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ पे लोगों को सुविधाएं अच्छी मिलें, जैसे कि ओवर हीटिंग ना हो, पेट्रोल पंप्स में सफिशिएंट क्वांटिटी में तेल मिले, साथ ही ATM हमारे चलते रहें। हमारे जो और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड की खबरें फटाफट अंदाज में। हरिद्वार के पंचायत चुनाव में टिकट पाने में कामयाब नहीं रहे दावेदारों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को बीजेपी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके तहत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश मंत्री एवं प्रदेश स्तरीय सेवा पखवाड़ा समिति के सदस्य विकास शर्मा ने ये जानकारी दी। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कोटद्वार में स्पीकर रितु खंडूरी के विधानसभा क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर सवाल उठाए। धीरेन्द्र प्रताप ने कहा, अधिकारियों और माफियाओं की मिलीभगत से अवैध खनन का खेल हो रहा है। रुड़की में बहुजन समाज पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पंचायत चुनाव के चलते कुछ लोग उनकी छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। नशे पर रोक लगाने की मांग को लेकर बाजपुर के चकरपुर गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम राकेश चंद तिवारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने एसडीएम से नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई की मांग की। रुद्रपुर शहर स्थित बस स्टैंड के पास पेट्रोल पंप कर्मी से हाथापाई का मामला सामने आया, जहां कुछ युवकों द्वारा पेट्रोल पंप कर्मी के साथ हाथापाई और बंदूक निकालकर रॉब गांठने की कोशिश भी की गई। पूरा मामला पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद पंप स्वामी ने पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। लालकुआं में तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन और नगर पंचायत ने संयुक्त रूप से पॉलिथीन के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसमें 15 क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलिथीन बरामद की गई। रुड़की में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह राणा ने रूटीन चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने कई मेडिकल स्टोरों पर भी गड़बड़ियां पकड़ी। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी सैयद गुफरान ने शुक्रवार को एडीआर सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गुफरान ने कहा कि नंदा देवी महोत्सव के दौरान 4 सितंबर से 7 सितंबर तक फ्लैट्स मैदान में विधिक जागरूकता स्टॉल का आयोजन किया गया, जिसमें 10 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर और 6 दिव्यांगजनों को बैसाखी फ्री वितरित की गई। सरोवर नगरी नैनीताल में रोटरी क्लब द्वारा नेशन बिल्डर अवार्ड समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 10 अध्यापकों को रोटरी इंटरनेशनल शिक्षा के विशेष सम्मान नेशन बिल्डर अवार्ड से नवाजा गया। लक्सर में डेंगू के इस सीजन में स्वास्थ्य विभाग की जागरूकता बड़ी ही कारगर साबित हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक क्षेत्र में अब तक एक भी डेंगू का केस नहीं मिला। गदरपुर में प्रतिबंधित पॉलिथीन मिलने पर नगर पालिका के द्वारा अत्यधिक जुर्माना लगाए जाने के विरोध में व्यापारियों ने नगर पालिका में पहुंचकर अधिशासी अधिकारी को मिर्च का पैकेट भेंट किया। सरदारगंज के कटघरी गांव के पास तेज रफ्तार कार ने 3 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है। पौड़ी में अनंत चतुर्दशी के दिन शहर में भगवान गणेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भक्तों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया। भव्य शोभा यात्रा निकालकर गणपति बप्पा की मूर्ति को देवप्रयाग स्थित गंगा घाट में विसर्जित कर दिया गया। पौड़ी में शहर के एक ठेकेदार सुशील चंद्र जोशी ने जल निगम के अधिशासी अभियंता आरसी मिश्रा पर बकाया भुगतान के एवज में पैसे लेने का आरोप लगाया। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। सुशील चंद्र जोशी का कहना है कि उनके द्वारा किए गए कार्य की बकाया धनराशि लेने के लिए उनको विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एआरटीओ कार्यालय में एक निजी संस्था के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें किस प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए, इसके लिए चर्चा करते हुए कई अहम निर्णय लिए गए।